हेलो बच्चों, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली दो पार्ट हम बोल सकते हैं। एक पार्ट तो सिंपली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। उसका मतलब क्या है कि दे विल बी टेस्टिंग कि हमें इंटीग्रेशन करना प्रॉपर्ली आता है या नहीं आता है। बस वो इनडेफिनेट का क्वेश्चन इसलिए नहीं डालते कि बच्चा ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके आंसर ना निकाल ले, तो इसलिए इनडेफिनेट के क्वेश्चन को भी वो डेफिनेट में पूछ सकते हैं। केवल एक लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने से क्या होगा कि जो इंटीग्रल है उसका एक आंसर, एक नंबर आ जाएगा, तो नंबर से फिर वी कैन नॉट गेस कि कौन सा आंसर आएगा। एक क्लास ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरे क्लास ऑफ क्वेश्चन ये हो गया जिसमें डेफिनेट का अपना रोल आएगा। डेफिनेट की अपनी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, डेफिनेट इंटीग्रल की मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, और उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन जो इंडेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा या लेंदी होगा वो ईजी हो जाएगा, एंड कुछ क्वेश्चन जो इनडेफिनेट में नॉन इंटीग्रेबल है वो यहाँ पे डेफिनेट में लिमिट की वजह से इंटीग्रेबल भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाएगा और लिमिट कुछ भी लगा लो, ऐसा नहीं। कुछ स्पेसिफिक केसेस में क्या होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट्स लें तो फिर वो प्रॉपर्टी लग के इंटीग्रेट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ये क्लास ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx is equals to gx plus c, then इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक fx dx is equals to gx evaluated from x is equals to a से लेके b तक। तो जो भी यहाँ पे इंटीग्रल आया, पहले उसमें अपर लिमिट रखा, फिर माइनस, फिर उस पूरे इंटीग्रल में जो भी यहाँ पे आंसर आया उसमें x की जगह a रखा, तो ये आ जाएगा हमारा। c कहाँ गया, उसको हम ऐसे बोलते हैं gx प्लस c लिखा, तो b रखने पे भी gb प्लस c आएगा और a रखने पे ga प्लस c आएगा, तो वो c कैंसिल हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा हम ये बोल ही सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखो, इसको लिखने के लिए कुछ शर्तें हैं। नोट वन क्या होगा, इफ नहीं, लिमिट्स आर वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग variable if not stated otherwise। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे a और b क्या है, dx लिखने से हमें ये पता लगा कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो a और b है वो बेसिकली x की वैल्यू है, अगर और कुछ भी नहीं लिख रखा है। ठीक है, कुछ और लिख रखा है तो दे विल मेंशन यहाँ पे कि ये किसकी वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लिया हमने ऐसे लिखा 0 से लेके 1 तक x² d मान लिया ऐसे लिखा, तो जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो ln(x) है, तो ये जो 0 और 1 लिखा है ये बेसिकली ln(x) की वैल्यू लिखा है, x की वैल्यू नहीं लिखा है, पहली बात। तो अगर इसको मेरे को लिखना होगा तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 1 तक x² dfx को हमने बोला था कि f' इंटू डी एक्स करके लिख सकते हैं, f' इंटू डी एक्स करके लिख सकते हैं। तो d(ln(x) को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x इंटू डी एक्स, तो ये हो गया x इंटू डी एक्स। अब इसमें एक गड़बड़ क्या है, अगर मैंने देखो यहाँ पे जो 0 और 1 है वो तो ln(x) की वैल्यू है, अगर हम 0 और 1 लिखा रहने दें तो इस इंटीग्रल को अगर मैं केवल देखूँ तो उससे तो ये पता लगेगा कि ये x की वैल्यूज़ हैं, बट ऐसे थोड़ी ना है। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो 0 और 1 ln(x) की वैल्यू थी, तो या तो हम इसको x की वैल्यू के हिसाब से चेंज करें, ये ठीक है, या फिर हम ऐसे मेंशन करें कि ln(x) बराबर 0 और 1। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो उसका मतलब कि हमने बता दिया कि ln(x) की वैल्यू है। अच्छा, एक जगह लिखने का मतलब कि दोनों एक ही बात है, ln(x) की ही वैल्यू है दोनों। अगर हम x की वैल्यू लिखना चाहें तो x बराबर 1 पे
ln x की वैल्यू 0 होगा और x बराबर e पे ln x की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये dx लिखा है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली x की वैल्यू हो गई। सो दिस इज इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x²/2 1 से लेके e तक e² - 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे नोट 2, टू राइट हैंड साइड, दैट इज GB minus GA function fx must be continuous between the limits x बराबर a and x is equals to b। x इज इक्वल्स टू ए एंड x इज इक्वल्स टू बी के बीच में जो ये जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी हम उसको सीधा सीधा ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है, एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपर लिमिट को बड़ा ही होना है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हाट वी हैव सेड कि gx का वैल्यू b और a पे इवेल्युएट करने के लिए जो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करें fx वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज मतलब इंटीग्रेट नहीं, इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, इवेल्युएट नहीं कर सकते। अगर मान लें a और b के बीच में जो ये वाला fx जो है वो एक जगह डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, तो जिस जगह डिसकॉन्टीन्यूस होगा हम वहाँ पे अपने इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, फिर इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने मान लिया लिखा 0 से पाई sec² x अपॉन 4 + tan² x dx। अब देखो tan x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है sec² x, तो हम tan x को t मान के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो tan x को मतलब x की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स tan x/2। ये जो इंटीग्रल है ये प्योरली इंडेफिनिट से आया है, यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ क्या है कि अगर इसको मैं इवेल्युएट कर दूँ 0 और पाई पे, तो ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि 0 और पाई के बीच में देयर विल बी अ नंबर π/2 जहाँ पे tan x अनडिफाइन होगा। tan x अनडिफाइन हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो गया। अगर ये एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो गया तो मतलब डिसकॉन्टिन्यूस तो हो ही गया ना। तो 0 और पाई के बीच में बिकॉज ये डिसकॉन्टिन्यूस है इसलिए इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली एज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू π/2। अगर ये देखो 0 से π/4 होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी। π/2 फिर 0 और π/4 के बीच में ही नहीं आता, बीच में नहीं आता तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने बोला कि इसको डायरेक्टली इवेल्युएट करने के लिए ये जो फंक्शन fx है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब देखो अगर fx जो है fx का इंटीग्रल gx है तो gx का डेरिवेटिव fx है, तो fx कॉन्टिन्यूस है, उसका मतलब क्या है g' कॉन्टिन्यूस है। तो अगर g' कॉन्टिन्यूस है तो gx तो अपने आप कॉन्टिन्यूस हो गया। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि fx कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या gx कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो हमने क्या बोला कि fx होना चाहिए और ऐसा बोलने से gx अपने आप हो गया, क्योंकि जो g का डेरिवेटिव है वो f है। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन खुद तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा ना, तभी तो डेरिवेटिव डिफाइन होगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड है, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो होगा तो ये दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा। तो देखो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, कैसे करेंगे उस पर अभी हम आ रहे हैं।
ठीक है, नोट 3 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है, इफ एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस और undefined at x is equals to a or at x is equals to b or at both, then find limiting value of gx at that point। ठीक है, फ्रॉम एप्रोप्रिएट साइड। फ्रॉम एप्रोप्रिएट साइड का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया अगर फंक्शन ए पे अनडिफाइन हो गया, मान लिया एफ एक्स ए पे अनडिफाइन हो गया और ए से बी तक कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स आया, तो ए पे जो अनडिफाइन हो गया उसमें जी एक्स में जी ए निकालने की बजाय हम जी का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे ए पे। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर हमने ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकाला है तो एल एच एल निकालें या आर एच एल निकालें। तो उसी के लिए ये वर्डिंग यूज़ किया है कि जो भी अप्रोप्रिएट हो, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो ए और बी के बीच में है, तो ए से बी वाले इंटरवल में अगर हम इंटरवल के अंदर से ए की तरफ जाएं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ रहा है या राइट हैंड साइड से जाना पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम एल एच एल या आर एच एल निकालेंगे। अब ऐसा बोलने में कोई बच्चा ये बोलेगा कि अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो ए की तरफ तो हमेशा राइट हैंड साइड से जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला कि ए और बी में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मान लिया ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, तो बी से ए का इंटरवल हो गया, फिर तो ए राइट पे आएगा, तो उसके तरफ जाने के लिए इंटरवल के अंदर से हमें लेफ़्ट से जाना पड़ेगा, तो एल एच एल निकलेगा ए पे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखूँ, एक हमने लिखा 0 से लेके π/2 तक, और यही वापस लिख लेते हैं e⁻10x sec² dx, वेरी सिंपल फंक्शन। और एक हमने लिख लिया पाई से लेके π/2 तक e⁻10x इंटू sec² इंटू dx। ये मान लिया दो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, देखो 10x का अगर डेरिवेटिव sec² प्रेजेंट है तो उसको तो हमने dx के साथ छोड़ दिया, जो भी हमने सब्सटीट्यूशन में शॉर्टकट बताया था वो वाली चीज़ यूज़ करके, और 10x को x की तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा e⁻10x। तो इंटीग्रेशन तो e⁻10x ही आएगा दोनों जगह, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करना है 0 से π/2 तक, ठीक है। अब इसमें देखो पिक्चर में क्या आएगा, ऐसे 0 π/2 पाई। तो पहले वाले क्वेश्चन में 0 से π/2 की तरफ मतलब ये इंटरवल हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, 10x और sec² को 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, π/2 पे दिक्कत है। तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 से π/2। अब π/2 पे मेरे को डिसाइड करना है कि LHL लेना है या RHL लेना है। तो अगर 0 से π/2 वाला इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये है, तो फिर हम π/2 की तरफ लेफ़्ट से जाएंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस। दूसरा जो इंटीग्रल है वो पाई से π/2 है। अब पाई भले ही बड़ा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दूसरे वाले केस में दिस इज़ फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, और ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन 2 के लिए। तो इसमें अगर हम π/2 की तरफ जाएंगे तो वो तो इस साइड से जाएंगे, इस साइड से जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 प्लस। अब इन दोनों का फ़र्क क्या पड़ता है फिर देख लो। मान लिया हमने y = 10x का ग्राफ बनाया। अब देखो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बेसिकली मेरे को याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए।
क्योंकि ये सब तो फंक्शन से भी पहले बढ़ा दिया था। ये ग्राफ होता है 10x का, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ये 0 हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये π/2 हो गया, पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ऐसे ये -π/2 हो गया एंड सो ऑन। इस इतने ग्राफ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि π/2 की तरफ अब लेफ्ट साइड से जाएं तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। π/2 की तरफ अगर राइट साइड से जाएं तो वैल्यू कहाँ जा रहा है, नीचे -इन्फिनिटी को। तो अब देखो दोनों में हेवन हेवन का अंतर आ गया। पहले वाले केस में तो क्या होगा, e⁻π/2 माइनस, तो π/2 माइनस ये कहाँ जा रहा है, π/2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो वैल्यू 10x का प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, माइनस अगर x अगर 0 को जा रहा है तो tan 0 0 और e⁻0 कितना हो जाएगा 1। तो ये नंबर तो इन्फिनिटी -1, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाला इंटीग्रल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वैल्यू इन्फाइनाइट को जा रहा है। दूसरे वाले केस में क्या है, e⁻, अगर हम π/2 की तरफ राइट हैंड साइड से जाएं, इस साइड से जाएं, तो ग्राफ ये नीचे जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। तब ये क्या होगा, ये -इन्फाइनाइट को जाएगा, ये 0 नहीं था, ये क्या था, पाई था। tan पाई तो फिर 0 को जाएगा, तो ये तो e⁻0 ही रहेगा। e⁻∞, e⁻∞ 0 को जाएगा और ये 1 हो गया, तो इसका आंसर -1 आ गया। तो एक तरफ से आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, एक तरफ से -1 आ रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि हम किस साइड से जाना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और अब हम वो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 1, जिसमें 0 से पाई लिखा था और ऐसे लिखा था sec² x dx डिवाइडेड बाई 4 + tan² x, ये था। इसमें tan x वॉज अनडिफाइंड बिटवीन 0 से पाई, तो इसलिए हमने इसको π/2 पे ब्रेक कर दिया। 0 से पाई को π/2 पे ब्रेक कर दिया, तो 0 से π/2, π/2 से पाई। इंटीग्रेटिंग जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही आएगा, sec² x/4 + tan² x। यहाँ पे भी यू विल हैव sec² x/4 + tan² x dx। इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा, हाफ tan 1 ये भी tan x/2 प्लस हाफ tan 1 ये भी tan x/2। बस चेंज कहाँ पे आ जाएगा, इसमें होगा 0 से π/2, इसमें होगा π/2 से पाई। ठीक है, एंड अगर तुम लिमिट देखो 0, π/2 एंड पाई, तो एक तरफ π/2 लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे इधर, अगर हम 0 से π/2 के बीच में हैं तो, और π/2 से पाई के बीच में है तो π/2 राइट हैंड साइड से। दिस इज द डिफरेंस। सो दिस इज हाफ ऑफ, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर π/2 माइनस की साइड से जाएंगे, π/2 माइनस का मतलब ये भी, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 माइनस मतलब 90 से थोड़ा सा कम, मतलब 89 डिग्री के आसपास, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ 10 पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगी बट प्लस इन्फिनिटी को जाएगी। ये तो हो गया अपर लिमिट। 0 रखेंगे तो tan 1 0 प्लस हाफ ऑफ tan 1 x की जगह पाई रखेंगे तो tan पाई 0 हो गया, तो ये अंदर कितना आ जाएगा 0, माइनस tan 1 π/2 रखेंगे नहीं क्योंकि π/2 पे तो अनडिफाइंड है tan x, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू निकालें। तो π/2 प्लस है, तो अभी हमने बोला था कि π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ से जा रहे हैं, या फिर ये ग्राफ भी देख सकते हैं कि π/2 प्लस मतलब ये तो π/2 हो गया, π/2 प्लस मतलब इससे ज़्यादा, तो राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो वैल्यू नीचे जाएगी कहाँ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो अल्टीमेटली दिस इज हाफ ऑफ, ये हो जाएगा π/2 - 0 प्लस हाफ ऑफ
0 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो आंसर कितना हो गया नेट पाई बाई 2, ये आंसर। दिस विल बी द आंसर। तो दिस वाज आवर नोट 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। नोट 4 का मतलब क्या है? If integral has limits x is equals to a and x is equals to b, then we need to focus only on this interval. That is a to b और b to a, ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन को मान लिया a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर a से b तक इंटीग्रेट करें तो हमारा फोकस केवल उसी इंटरवल पे होना चाहिए। उसके बाहर क्या चल रहा है, उस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है। केवल हमें किससे मतलब है? a से b तक या b से a तक। अब ये 2 बार क्यों लिखा है, a से b या b से a? वो डिपेंड करता नहीं कि a छोटा है या b छोटा है। अगर a छोटा है तो a से b तक, इसी इंटरवल से मतलब है। अगर b छोटा है तो b से a तक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया एक इंटीग्रेशन है 10 से लेके 6 तक, और ये है e रेस्ट पर मॉड x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये है। अब इसमें क्या है, e रेस्ट पर x माइनस 3 का मॉड, तो इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को मॉड हटाना है, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि x जो है वो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है। इस वाले केस में जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो कितना है, 6 और 10, ठीक है। तो मतलब ये तो 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10, तो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये है 6 से 10 तक। तो ये तो पूरा इंटरवल 3 के आगे ही है। अगर 3 के आगे है तो हमारे लिए जो जिस x से हमें मतलब है वो पूरा 3 से बड़ा ही है। अगर 3 से बड़ा है तो फिर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पर एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन, ई रेस्ट पर एक्स माइनस 3 10 से लेके 6 तक, तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हमने इसमें 6 रखा तो 3 आ जाएगा और 10 रखा तो 7 आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस ई रेस्ट पर 4, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव है, ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हो गया नोट 4। नोट 5 बोलने की जरूरत नहीं है कि इफ़ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए। ये तो हमने सबसे पहले यही लिखा था। दोबारा क्यों लिखा है, ये बताने के लिए कि देखो अगर मेरे को इवैल्यूएट करना है तो जो एफ एक्स का इंटीग्रल आया जी एक्स, उस पूरे में हम x की जगह a रखेंगे, फिर उस पूरे में x की जगह b रखेंगे और घटा दिया। हम ऐसे नहीं किया कि आर्ग्यूमेंट के अंदर जाके हम b माइनस a कर दें। अब ये रिडिकुलस है, फिर भी क्यों रिस्क लिया, बाई चांस कोई बच्चा ऐसे कर रहा हो कि g के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर ही जाके x की एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटा दे। ऐसा नहीं होगा, पूरी जो वैल्यू आएगी उसको घटाएंगे, केवल x नहीं घटा देंगे, ठीक है। नोट 5, ठीक है। नोट 6, इन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, integration of second function will be
इनडेफिनिट ओनली। ये ठीक है, मतलब अगर मेरे को बाई पार्ट लगाना है तो हम ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम इनडेफिनेट ही लिखेंगे, उसमें लिमिट नहीं लगाएंगे। तो पहले तो इनडेफिनेट लिखो, उसके बाद जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ मिलके जो पूरा एक्सप्रेशन आया उस पर लिमिट लगाएंगे, पूरे पे एक साथ। केवल ऐसे नहीं कि हम सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर दें। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया 1 से लेके 3 तक x इंटू ई रेज टू पावर x dx है। तो हमने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, 1 से लेके 3 तक। ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वरना इस x का क्या करेंगे, फिर -1 से लेके 3 तक x का डेरिवेटिव 1 से लेके 3 तक ई रेज टू पावर x dx और फिर dx। ऐसे नहीं करेंगे, हम तो इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे। x ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन, मगर अगर ये बिल्कुल इंडेफिनिट होता तो ये आता हमारा आंसर। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर 1 से 3 तक लगा दिया और इस एक्सप्रेशन पे भी 1 से 3 तक लगा दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले हमने पूरे में 3 रखा, तो 3 इंटू ई रेज टू पावर 3, फिर माइनस लोअर लिमिट पूरे में 1 रखा, तो 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस इस ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, तो उस पे 1 से 3, तो दिस इज 3 ई क्यूब माइनस ई क्यूब माइनस ई। तो 3 ई क्यूब में से ये गया 2 ई क्यूब और ई वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है, ये आंसर है। इसका मतलब ये है। परफेक्टली फाइन। नोट 7, in substitution limits can be changed accordingly. Limits can be changed accordingly, ठीक है। और मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले मान लिया हमने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करके जब हमारा आंसर आ गया तो बैक सब्स्टिट्यूशन करके ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में आंसर लिख लिया, उसके ऊपर ओरिजिनल वेरिएबल वाली लिमिट लगा दिया। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो जो नया वेरिएबल आया उसी की नई लिमिट निकाल लिया और नए इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया विद न्यू लिमिट्स। फिर हमें पुराने वाले एक्सप्रेशन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, मान लिया ये क्वेश्चन है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक, ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दिस इज़ 0 से लेके 1 तक 1 प्लस 1, देखो इसको कर तो हम डायरेक्टली सकते हैं, प्लस 6 इंटू डी एक्स। इसको हम डायरेक्टली देखो सॉल्व कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधा ही लिख सकते हैं, बट इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने x माइनस 1 ओवर एक्स को t रखा, तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बिकम डी टी। तो ये जो ऊपर लिखा है ये डी टी हो जाएगा और नीचे जो आ जाएगा वो टी स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। अब लिमिट्स की बारी आई। अब लिमिट की बारी आई तो देखो इसमें लोअर लिमिट निकालने के लिए ये x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। अगेन दिस विल बी इम्पॉर्टेंट कि ये 0 प्लस है या 0 माइनस है। तो हमारे केस में क्या होगा कि अगर हम 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो जीरो बेसिकली क्या होगा, जीरो प्लस। ये हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो जीरो की तरफ किस साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो x अगर जीरो प्लस को जा रहा है तो ये तो जीरो को गया, ये जीरो प्लस को गया, तो t कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। फिर अगर x 1 है, अपर लिमिट में तो सीधा सीधा ही डिफाइन है, तो x अगर 1 है तो 1 माइनस 1, t बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये लिमिट्स कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब ये ध्यान से देखने की ज़रूरत है, सही है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√6 tan इनवर्स x अपॉन √6, हाँ x नहीं सॉरी, tan इनवर्स t अपॉन √6, और जो लिमिट है वो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√6। अगर t जीरो को गया तो tan इनवर्स जीरो जीरो, अगर ये माइनस इन्फिनिटी हो गया तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 को जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये π/2√6। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नोट 8, इन substitution rarely required। मतलब दिस थिंग इज़ रियली रिक्वायर्ड। बेसिकली देखो, सारी चीज़ें कवर करने के लिए तो मैं इसको बता रहा हूँ, बट ये बताने के बाद ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं 50 तरह के कन्फ्यूज़न में आते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर जैसे हमने कुछ भी सब्स्टिट्यूशन किया, मान लिया हमने रखा sin x बराबर t, तो बेसिकली जो पुराना वेरिएबल x है एंड जो नया वेरिएबल t है उसके बीच में 1-1 रिलेशन होनी चाहिए। मतलब एक x की वैल्यू के लिए एक t की वैल्यू आनी चाहिए, मैनी वन रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैनी वन रिलेशन है तो उसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन हमने रखा है, मान लीजिए जैसे f(x) हमने t के बराबर रखा, तो t तो तुम y की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि f(x) y बराबर f(x) में t बराबर f(x) हो गया, तो x और t में 1-1 रिलेशन होना चाहिए। अगर 1-1 नहीं है तो डेफिनेटली जो x वर्सेस t का जो ग्राफ होगा उसमें फंक्शन f कहीं घूम रहा होगा, तो जहाँ पे घूम रहा होगा वहाँ ब्रेक करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने 1-1 वाली चीज़ बोली, ये हमने क्या बोला कि अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत पड़े तो अगर मैं sin x को t रखूँ तो इंटीग्रेशन के लिए मेरे को कोई 1-1 की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को पढ़ाने का यही नुकसान होता है कि बहुत सारे बच्चे ना फिर उल्टा सीधा समझ जाते हैं, फिर वो हर जगह 1-1 देखने लगते हैं। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को भूल जाओ, ये ठीक है, ये तुम्हें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल और अनलेस कोई बच्चा स्पेसिफिकली इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगे। ये ठीक है, जेई ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है और पूछेंगे भी नहीं मोस्ट वाली, बट अगर कोई बच्चा ये पूछने लगे कि देखो इस स्टेप में क्या गलती है, वो चमत्कार दिखाने लगे, तो वहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए वी रिक्वायर दिस कि इन सब्स्टिट्यूशन देयर शुड बी वन रिलेशन बिटवीन new variable and old variable. There should be 1-1 relation between new variable and old variable.
एक मिनट जस्ट। देयर शुड बी वन वन रिलेशन बिटवीन न्यू वेरिएबल एंड ओल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है? क्वेश्चन लेट 0 से लेके पाई तक sin x रेज़ टू पावर 4/1 प्लस sin स्क्वायर dx पुट sin x बराबर t। दिस इम्प्लाइज cos x dx बराबर dt। ठीक है, फॉर लोअर लिमिट पुट x बराबर 0। तो इससे क्या आ जाएगा? t बराबर 0। फॉर अपर लिमिट पुट x बराबर पाई। तो वहाँ से क्या आ जाएगा? अगर x पाई के बराबर है तो साइन पाई भी 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही 0 आ गया। तो अगर मान लिया ये i है, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 0 से 0 dt और यहाँ पे सम एक्सप्रेशन ऑफ t, मतलब t में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को तो यहाँ पे कुछ सम एक्सप्रेशन ऑफ t आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? इज दिस प्रोसेस, ये ठीक है, या फिर आंसर करेक्ट? ये क्वेश्चन है कि जो हमने किया है क्या ये सही है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। एज theoretically sin x is equals to t substitution is not correct, as sin x is many one function between x बराबर 0 एंड पाई। तो x बराबर 0 और पाई के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो sin x ऐसे टर्न ले लेता है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो थ्योरेटिकली ये वाली चीज़ गड़बड़ हो गई और ये चीज़ हमें पता भी लग जाएगी। कैसे पता लग जाएगी? देखो, जब हम cos x की वैल्यू उठा के रखने चलेंगे यहाँ पे, तो फिर cos x कितना होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा या फिर -√1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। वो डिपेंड करेगा कि x कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके अंदर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से भी पता लग जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। अब देखो, हम गलती कर दें और ध्यान ही ना दें इस बात के ऊपर, cos x को सीधा √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हैं, फिर तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने गलती कर रहे हैं, तब तो ज्योति फील नहीं होगी। बट अगर हम मैथमेटिकली करेक्ट क्वेश्चन करें तो फिर हमें आगे चल के पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। अब ये तो हमने बता दिया, ठीक है। बट जैसा मैंने पहले बोला कि इस क्वेश्चन को कराने का नुकसान क्या होता है, काफ़ी बच्चे अब उल्टे सीधे हर जगह 1-1 देखने लगेंगे। मैंने क्या बोला, 1-1 की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो जैसे अभी तक बिंदास कर रहे थे ना इंटीग्रेशन, वैसे ही करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, कोई इसी तरह की चीज़ पूछने कि यार ये हमने सही किया है क्या, ऐसे तो आंसर 0 आ रहा है, तो और हमने किसी दूसरे मेथड से निकाला और हमारा आंसर मान लिया कुछ और आए, ऑफकोर्स 0 आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव फंक्शन है। और जो इंटीग्रेशन है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व देता है। तो पॉजिटिव फंक्शन होने का मतलब क्या है कि जो एरिया आएगा, एरिया तो वैसे हमेशा ही पॉजिटिव होता है, अभी हम इस पर भी आएंगे, एल्जेब्रिक एरिया भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। ये मैं शुरू करने से पहले ही बता सकता हूँ, तो 0 तो नहीं आएगा, ये तो श्योर बात है, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया किसी प्रॉपर मेथड से सोल्यूशन निकाला, वो 0 नहीं आया और यहाँ 0 आ गया,
तो फिर हमसे बताएंगे ना कि गड़बड़ क्या है, क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो एक्चुअल गड़बड़ तो ये है। बट जैसा मैंने बोला कि इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपने दिमाग से ही निकाल दो तो अच्छा रहेगा। अगर कोई मेरे को ये बोले कि 0 से लेके पाई तक cos x dx 9 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मान लिया ये है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x है, हाँ है। cos x को 1 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया dx के साथ और साइन x को x की तरह ट्रीट किया, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स साइन x अपॉन 3, लिमिट्स आ जाएगा 0 से लेके पाई तक। अब बच्चे देखो यहाँ गड़बड़ करना चालू कर देंगे, वो बोलेंगे 0 से पाई तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर वो बोलेंगे कि 1 1 नहीं है, तो 1 1 की तो हमने बोला ही नहीं कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 1 1 की जरूरत चाहिए। ये हमने कहाँ बोला? शुरू में जब जहाँ पे आज शुरू किया था हमने तो बस ये बोला था कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। हमने कहीं नहीं लिखा है कि ये 1 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 1 की जरूरत ही नहीं। 1 1 की जरूरत तो जब है जब हम सब्स्टिट्यूशन करें, नए वेरिएबल में चेंज करें। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, हमने तो सीधा बोला कि इसका इंटीग्रल ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा। इस फंक्शन में कोई दिक्कत है 0 और पाई के बीच में? कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ परफेक्टली फाइन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो 0 और पाई पे डायरेक्टली इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो अब तुम अगर इवेल्यूएट करोगे तो पाई रखोगे तो 1/3 tan इनवर्स साइन पाई 0 होता है माइनस tan इनवर्स, फिर ये भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 माइनस 0 0, आंसर 0 आए। क्या ये करेक्ट है? आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 1 चाहिए नहीं, इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ा चाहिए। वो तो अगर हमने ऐसे नया वेरिएबल लेके आए तभी तो हम बोले नए वेरिएबल और पुराने वेरिएबल के बीच में 1 1 रिलेशन होना चाहिए। यहाँ हम बोलेंगे किसके बीच में 1 1 रिलेशन होना चाहिए? नया वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, टी नाम की चीज़ ही नहीं है, सही है। और ये इंटीग्रल है, इसमें y बराबर साइन एक्स सोचेंगे नहीं, y कहाँ से आ गया? इसमें y नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। तो इसलिए नए वेरिएबल एंड पुराने वेरिएबल में 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ नए वेरिएबल की तो नाम ही नहीं लिया हमने, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं कि अब हम हर जो भी सोल्यूशन 0 आए उस पर हम शक करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट हमने लिखाया है दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा दिया कि कोई तुम्हें फंसा तो सकता ही है, फिर तुम्हें लगे कि यार ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, इसलिए बस लिखा है। अदरवाइज़ इसके नुकसान ज़्यादा हैं पढ़ाने के फ़ायदे के कंपैरिजन में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? a to b f(x) dx if exist will give algebraic area। एल्जेब्राइक मतलब एरिया विद साइन। केवल एरिया बोलेंगे तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एल्जेब्राइक एरिया नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा? ठीक है, अब जैसे ऐसा पढ़ाने के बाद ना हमने बोला कि एल्जेब्राइक एरिया नेगेटिव हो सकता है। अब एक बच्चा जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो क्या बोलेगा, सर एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या बोलेंगे, अबे नालायक, फिर एल्जेब्राइक क्यों लगाया हमने? अगर हमने एरिया कहाँ बोला है? हमने तो एल्जेब्राइक एरिया बोला है ना। अगर हमें एरिया बोलना होता तो हम एल्जेब्राइक वर्ड एक्स्ट्रा क्यों लगाते हैं उसमें? तो अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा लगाया तो उसका कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग होगा, और वो मीनिंग यही है कि एल्जेब्राइक एरिया जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है। कब नेगेटिव लेगा, कब पॉजिटिव लेगा, तो उस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो a to b f(x) dx if exist will give algebraic area bounded between y is equals to fx and x axis।
ठीक है, एक्स एक्सिस एंड कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड होगा, जो एल्जेब्रिक एरिया बाउंड होगा उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव इफ y is equals to fx lies above x-axis and integration is towards right, that is b is greater than a। अगर इंटीग्रेशन राइट की तरफ है, मतलब b जो है वो a से बड़ा है और ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, अगर हमने ये दो कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया, तो अगर x एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर डायरेक्शन राइट की बजाय लेफ़्ट पे होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन मतलब अगर मैं बोलूँ 10 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन, तो जो लोअर लिमिट है अगर वो बड़ा हो जाए अपर लिमिट से, तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो एरिया बाउंड होगा अबव एक्स एक्सिस उसको हम नेगेटिव साइन के साथ काउंट करेंगे एंड बिलो एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइन के साथ काउंट करेंगे, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या कि बाकी केसेस। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एरिया आ जाएगा। कैसे एल्जेब्रिक एरिया आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। केस 1, अच्छा केस 1 से पहले लेट आई इज इक्वल्स टू ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आई तो इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई बराबर एफ एक्स है और ये ए है ये बी है, तो अब इसमें देखो y बराबर एफ एक्स ग्राफ ये हो गया। तो जो एक्स एक्सिस एंड कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, will give algebraic area bounded between y is equals to fx and x axis between x is equals to a and x is equals to b। तो x is equals to a और b के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये एरिया बाउंड हुआ। ठीक है, मान लिया इस एरिया की वैल्यू a1 है, तो a1 को तो हम एरिया बोल रहे हैं, तो a1 नेगेटिव नहीं होगा। मान लिया इसकी वैल्यू 5 आई, तो अब हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन जो a से b तक का है वो टुवर्ड्स राइट है, हाँ। एरिया जो बाउंड हुआ वो अबव एक्स एक्सिस हुआ, हाँ। तो इसलिए i की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, वो सीधा सीधा a1 आ जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में अगर मान लिया ग्राफ ऐसे बनना है, ये मान लिया a हो गया, ये मान लिया b हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लिया इस एरिया की वैल्यू a2 है, इस एरिया की वैल्यू a3 है, मान लिया। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब अगर ग्राफ ऐसा हो, ये मतलब दो अलग अलग ग्राफ नहीं है, दो अलग अलग सिचुएशन है कि अगर सिचुएशन ये है तो i की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट है या टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसमें a से b तक जाएंगे तो टुवर्ड्स राइट ही आएगा। ठीक है, टुवर्ड्स राइट है तो जो ऊपर एरिया आएगा वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, जो नीचे आएगा वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। तो i की जो वैल्यू आएगी वो a2 बिकॉज नीचे है तो -a2 ऐड होगा, और a3 ऊपर है तो इसलिए प्लस का a3 ऐड होगा। तो मान लिया ये वाला एरिया 2 है, ये एरिया 5 है, तो जो i की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, -2 + 5 ऐसे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया, थर्ड। बी, मान लिया ये जो केवल शेडेड एरिया है ये A4 है, मान लिया ये वाला जो शेडेड एरिया है ये A5 है, और मान लिया ये वाला जो शेडेड एरिया है वो A6 है, ये y बराबर fx है।
तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इंटीग्रेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट। तो इसमें देखो हमने उल्टा कर दिया है। अगर ए बड़ा हो जाए, इस डायरेक्शन में हो रहा है ए से बी तक, तो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो सब कुछ पलट जाएगा। मतलब अब ये वाला तो आई इवैल्यूएट करते समय ये तो प्लस साइन के साथ आएगा, ये दोनों माइनस के साथ आएंगे। तो इस वाले केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -A4 प्लस A5 माइनस A6। मतलब A5 माइनस A4 माइनस A6। A1 A2 A3 ये तो एरियाज़ हैं, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये जो टोटल वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एरिया। तो जैसे ये क्वेश्चन था, मान लिया, तो जैसे मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेके पाई तक sec² x 4 + tan²x, फिर इसका इंटीग्रल लिया गया और हमने इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये π/2 पे अनडिफाइंड है। हमने ऐसे 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दिया। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, पाई रखने पे भी 0 आ जाएगा और 0 रखने पे भी 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 0। बट ये 0 लिखते ही मेरे को समझ में आना चाहिए कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक मतलब टुवर्ड्स राइट हम कर रहे हैं। ये जो फंक्शन f(x) है, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। अब अगर देखो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है तो जो एरिया बाउंड होगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। तो एरिया अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो मेरे को समझ में आना चाहिए कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो आगे चल के हमने इसको इंटीग्रेट भी किया था, यहाँ पे इसी को इंटीग्रेट किया ना, आगे चल के आंसर π/2 आया विच इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। हाँ, तो पहले और एक क्वेश्चन कर, जैसे -1 से 1, अगर ये क्वेश्चन है d/(1) प्लस 3⁻1/x इंटू dx। ठीक है, इसमें एक तो देखो हमने ऐसे किया, हमने बोला कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फिर उसको इंटीग्रेट करना है, तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। और इसको अगर हम इवैल्यूएट कर दें -1 से 1 के बीच में, तो देखो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 आएगा, तो 0 पे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन 1/x लिखने की वजह से। तो जो आंसर आएगा, जैसे 1 रखने पे कितना हो जाएगा 1 + 3, -1 रखने पे ये हो जाएगा 3/1 + 3, तो हो गया -2/4 -½ तो ये गलत आंसर। बाई चांस आंसर बाई चांस ऐसे कहीं कहीं हो सकता है सही आ जाए, मतलब सेम आ जाए, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द प्रोसेस। इसको अगर हमने जैसे इंटीग्रेट किया तो 1/1 + 3⁻1/x, इंटीग्रेशन तो यही आएगा, इंटीग्रेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बस लिमिट हम जो इवैल्यूएट करेंगे वो बिकॉज ये 0 पे अनडिफाइन है। अगर ये -1 या 1 पे अनडिफाइन होता तब तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते। अगर ये मान लिया 1 पे अनडिफाइन होता तो हम 1 पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, अब ये इसके बीच में 0 पे अनडिफाइन है तो इसलिए हमें 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। 2 इंटीग्रल में लिख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। 0 और -1 के बीच में दिस इज़ परफेक्टली फाइन, 0 और 1 के बीच में दिस इज़ परफेक्टली फाइन। बस एक छोटा सा अंतर क्या आएगा कि ये वाला जो 0 है दैट इज़ बेसिकली 0-, ये वाला 0 इज़ 0+।
जो 0 से 1 तक का इंटीग्रल है उसमें अगर हम इंटरवल के अंदर से 0 की तरफ जाएं तो वो 0 प्लस की तरफ से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 0 माइनस रखोगे तो ये बेसिकली 1/1 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस फिर -1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर -1 ये हो गया, प्लस 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 3 माइनस 1/1 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी, ऐसे होगा। सो इट इज़ इक्वल्स टू, अगर ये 3 रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी है तो 3 रेज़्ड टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को चला जाएगा, तो ये पूरा कितना आ गया 1 माइनस ये 1/3 से 3/4 प्लस ये 1/4 माइनस ये पूरा इन्फिनिटी को चला जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी को जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 0 को जाएगा, ठीक है। तो -3/4 और 1/4 तो इसी की तरह -½ आ जाएगा, बट 1 माइनस हाफ इस बार क्या आ जाएगा हाफ, तो आंसर तो ये आएगा। तो इस बार एग्जैक्ट आंसर ये है। तो अभी जो हमने लास्ट में पढ़ाई किया, मतलब ये वाली जो चीज़ है कि एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया विद साइन। तो डेफिनेट इंटीग्रल विल गिव यू एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व। तो उसके लिए चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम बोले 0 से लेके 1 तक ln x dx, तो ln x 0 पर डिफाइन नहीं होता है, बट इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा x ln x माइनस एक्स, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं, केवल 0 पे दिक्कत है, तो 0 पे बेसिकली 0 प्लस ले लिया, ठीक है। अब 0 प्लस लेने पे x ln x क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा 0 प्लस पे, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया इसका, ये 0 पे कितना हो जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 हो गया। अच्छा ये लोअर लिमिट था, पहले हम क्या रख देंगे अपर लिमिट, पहले हमने अपर लिमिट रखा तो ये आ जाएगा 1 × ln 1 माइनस 1 ये आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 डायरेक्टली तो रख नहीं सकते, ये अनडिफाइन हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x ln x माइनस, ये तो प्लस में अलग कर सकते हैं, अगर x 0 को जाएगा तो ये 0 को जाएगा, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको इसके साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये आ गया, ये जो देखो x ln x की लिमिट है ये 0 × इन्फिनिटी की लिमिट है, क्योंकि अगर x 0 को जाएगा तो ये x 0 को जा रहा है, ln 0 इन्फिनिटी को जाता है माइनस इन्फिनिटी को, तो 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो इसमें हम LHU लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, x को नीचे ले आए, ln x अपॉन 1/x लिखा, एक बार बाई पार्ट लगाओ, सॉरी एक बार LHU लगाओ, बस आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 0। दूसरा डिफ्रेंशिएशन में, लिमिट्स में LH रूल पढ़ाते समय हमने ये लिमिट याद रखने के लिए बोला था, वहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर हमने कुछ ऐसे बताया x रेज़ टू पावर m इंटू ln x की कुछ पावर, अगर x 0 को जा रहा है तो 0 को ही जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो नेट आंसर कितना हो गया -1, ये भी लिमिटिंग वैल्यू 0 को ही जाएगा। यूज़ LH रूल, ठीक है, अगर लिमिट वो याद नहीं है तो। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो देखो ln x का जो ग्राफ है वो ऐसे होगा 0 1 x एक्सिस, तो 0 से 1 के बीच में x एक्सिस एंड ग्राफ के बीच में कौन सा एरिया आएगा, तो वो बेसिकली ये वाला एरिया है, x एक्सिस और ग्राफ के बीच में ये वाला एरिया है। अब ये एरिया तो नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बट इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो पहली बार तो माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है, इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट है, इंटीग्रेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है 0 से 1 की तरफ, बट ये बिलो x एक्सिस है,
तो इसलिए तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है? 1 ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस एरिया का लिमिटिंग वैल्यू 1 है। मतलब कुछ ऐसे हो गया कि मैंने इतना एरिया कैलकुलेट किया, मान लिया यहाँ से इतना एरिया कैलकुलेट किया, तो वैल्यू हमारा कुछ आ जाएगा 0.8। फिर हमने इसमें इतना और जोड़ दिया तो 0.88, फिर इतना और जोड़ दिया, मतलब इतना पूरा एरिया 0.9 आ जाएगा, और नीचे गए 0.99 आ जाएगा। तो हम नीचे जाते चले जाएँ तो एरिया बढ़ता तो चला जाएगा, बट वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा। 0.9, 0.99, 0.999, दिस इज़ जैसे बोलते हैं क्रूड एक्सप्लेनेशन इस बात का। बट इस बात का ये मतलब नहीं है कि ऐसे जो किसी भी तरह का एरिया आ जाए वो हमेशा उसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट को भी जा सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे एरिया ऐड करते जाएं और वो, जैसे अभी तो हमने ऐसे बोला कि 0.8, 0.9, 0.99 ये बढ़ तो रहा है, बट कभी भी ये 1 तक नहीं पहुँचेगा। बट बढ़ ऐसे भी सकता है कि 8 हो जाए, फिर 9 हो जाए, फिर 90 हो जाए, 90 मतलब 90 हो जाए, फिर 900 हो जाए, 9000 हो जाए। जैसे जैसे हम नीचे जाएं ऐसे भी एरिया बढ़ सकता है। उस वाले केस में लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट एक क्वेश्चन जो हमने अभी ढूंढ लेते हैं, ये जो वैल्यू है जैसे e⁻10x × sec² है, इसमें भी ये फंक्शन 10x पे अनडिफाइन है, तो इसका भी जो π/2 की तरफ 10x पे अनडिफाइंड नहीं, सॉरी π/2 पे अनडिफाइंड है। तो π/2 पे जो इसका बिहेवियर होगा वो ऐसी एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा। इसका भी एरिया उसी टाइप से आएगा, बट इसमें ये बाउंडेड नहीं है, ये वैल्यू तो लगातार इनफाइनाइट को जा रहा है। कुछ ऐसे हो रहा है, मतलब ये वाला जो एरिया आ रहा है ये भी दिखने में तो वही ln x जैसा एरिया है, बट ये इसकी लिमिट नहीं आ रही है, तो इनफाइनाइट को जा रहा है। ये तो 10x का ग्राफ है, 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। 0 से π/2 तक अगर 10x को इंटीग्रेट करोगे तो दिखने में तो ये एरिया भी वैसा ही है जैसा अभी हमने किया, इसी तरीके का दिख रहा है, बस फ्लिप हो रखा है। बट केवल देख के नहीं बता सकते, ln x में उसका लिमिट आ जाएगा, 10x में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। काम की चीज़ क्या है इस पूरे में हमें समझने लायक, कि अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। थ्योरम 1, इफ f of a is defined, then a to a fx dx is equals to 0। मतलब अगर मान लिया ये fx का ग्राफ है और यहाँ मान लिया x एक्सिस है, तो a to a का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट के नीचे एरिया हमें चाहिए होगा। तो एक पॉइंट के नीचे तो एक लाइन आएगा, उसका एरिया 0, इसलिए 0 हो गया। ये तो इसका एल्जेब्रिक एरिया से इंटरप्रिटेशन हो गया। अदरवाइज डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर f का इंटीग्रेशन मानिए g आ रहा है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे अगर इवेल्युएट करेंगे तो ga माइनस ga 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर 0 है। फिर थ्योरम 2, अगर मान लिया f का ग्राफ ये आ रहा है और g का ग्राफ इसके नीचे आ रहा है a से b तक, उसके बाहर इधर उधर कहीं पे भी आ जाए। अच्छा, दोनों ग्राफ नीचे भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस के दोनों ऊपर भी हो सकते हैं, एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा ही बना लेते हैं, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एफ का ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है, और ये मान लिया जी एक्स का ग्राफ है। तो ए से बी तक अगर एफ का ग्राफ ऊपर है, एक्स एक्सिस चाहे कहीं पे भी हो, तो एफ का अलजेब्रिक एरिया ज़्यादा रहेगा। एरिया नहीं बोला है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा ये एरिया ज़्यादा हो सकता है, तो ये एरिया थोड़ा ना होगा। जब इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे तो जो नीचे एरिया आएगा वो तो नेगेटिव के साथ आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हो सकता है कि जी का एरिया ज़्यादा आ जाए,
बट इंटीग्रेशन में जो एल्जेब्रिक एरिया है वो उसी का ज़्यादा आएगा जो ग्राफ ऊपर होगा। तो इफ़ इन ए से लेके बी तक एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स, देन ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स विल बी ग्रेटर देन ए से लेके बी तक जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो फंक्शन ऊपर आएगा उसका एल्जेब्रिक एरिया भी ज़्यादा आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे बस हम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे कि ये जो लिमिट है ना ए से बी तक, वो लेफ़्ट से राइट ही रहनी चाहिए। अगर राइट से लेफ़्ट हो गया तो उल्टा हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट होने का मतलब है कि जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, फिर तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैंने ये इंटरवल लिख दिया तो उसका मतलब क्या है कि ए छोटा होगा बी बड़ा होगा। तो इस लिमिट का भी ज़रूर याद रखें कि वहाँ पे हम गच्चा खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला कि 0 से लेके π/11 तक sin x रेज़ टू पावर 7 dx विल बी ग्रेटर देन 0 से लेके π/11 तक sin x रेज़ टू पावर 11 dx। तो ये सही है क्योंकि 0 से π/11 तक ये a और b का काम कर रहा है। 0 से π/11 तक sin x पॉजिटिव रहेगा, पहली बात। sin x फ्रैक्शन रहेगा, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसका पावर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो अगर sin x रेज़ टू पावर 7 है या sin x रेज़ टू पावर 11 है, तो sin x रेज़ टू पावर 11 में पावर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी। एज sin x इज लेस देन 1, हैंस sin x इज 0 से 1 इन 0 से π/11, हैंस sin x रेज़ टू पावर 11 विल बी लेस देन sin x रेज़ टू पावर 7। तो इसलिए उसका एल्जेब्रिक एरिया भी कम हो गया। ये हो गया हमारा थ्योरम 2। अब आएगा हमारा थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या होगा कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस in a to b and if a to b fx dx equals to 0। मैंने fx एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो मतलब उसके ग्राफ में कोई सडन जंप नहीं आ सकता। ठीक है, और a से b तक उसका एल्जेब्रिक एरिया 0 है। तो एल्जेब्रिक एरिया 0 होने का मतलब क्या है कि कुछ एरिया नीचे बाउंड हुआ होगा एक्स एक्सिस के, कुछ ऊपर बाउंड हुआ होगा, वो आपस में कैंसिल हो गया होगा, इसीलिए वैल्यू 0 आया। अब अगर ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में नीचे एरिया बाउंड हुआ है और ऊपर भी एरिया बाउंड हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, ग्राफ ने एक्स एक्सिस क्रॉस किया होगा, नीचे से ऊपर गया होगा या ऊपर से नीचे गया होगा, तभी तो दोनों तरफ एरिया बाउंड हुआ है। तो जहाँ उसने क्रॉस किया होगा वहाँ एफ एक्स का रूट आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में एफ एक्स का एक रूट तो आएगा ही आएगा। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 will have at least one root in a से b। तो जैसे x एक्सेस हो गया, ये मान लिया a है, ये b है, दिस इज y बराबर एफ एक्स। तो ये वाला जो एरिया है एंड ये वाला जो एरिया है ये कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ पे बीच में एक रूट आ जाएगा c। एक से ज़्यादा भी आ सकता है, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, और उसके बाद भी जो अपर एरिया है जो लोअर एरिया वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया हमारा थ्योरम 3। अब थ्योरम 4, इफ एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस function in a to b and if a to b fx dx is equals to 0 then। अब देखो जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दिया है वो तुम अपने दिमाग में प्रोसेस करके देखो कि क्या क्या बोला इसने। इसने बोला कि एफ एक्स नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव बोला नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव नहीं का मतलब क्या है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा उसका मतलब क्या है
कि जो ग्राफ है इसका या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब ऑन द एक्स एक्सिस होगा, या अबव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, दो चीज़ हो सकता है। और नीचे नहीं होगा, नॉन नेगेटिव का मतलब ये है। उसके बाद उसने क्या बोला कि ये इंटीग्रल जीरो है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई सडन ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल जीरो होने का मतलब है एल्जेब्रिक एरिया जीरो है। तो इससे पहले वाले केस में जब हमने बोला था एल्जेब्रिक एरिया जीरो, तो उसमें हमने बोला था कि कुछ एरिया ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, वो आपस में कैंसिल हो रहा होगा। बट यहाँ पे एरिया नीचे बाउंड हो एक्स एक्सिस के, ऐसी तो पॉसिबिलिटी ही इसने ख़त्म कर दी नॉन नेगेटिव बोल के। अगर नेगेटिव नहीं है तो नीचे ग्राफ जाएगा ही नहीं, नीचे ग्राफ नहीं जाएगा तो वो एरिया कैंसिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसका मतलब क्या है, एल्जेब्रिक एरिया तो जीरो है ही, तो ए से बी तक नीचे ग्राफ नहीं जा सकता, बट एल्जेब्रिक एरिया जीरो है तो ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। अगर ग्राफ ऊपर चला गया फिर तो कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक एरिया आ जाएगा, फिर ये बात सही हो ही नहीं सकती। तो अगर इस बात को सही होना है तो ग्राफ जो है वो ऑन एक्स एक्सिस ही रहना चाहिए, तभी एरिया जीरो हो सकता है। देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये इफ़ थ्योरम में हमने पहले भी बोला था, कॉन्टीन्यूटी से थ्योरम आना चालू हुआ था, और हमने वहीं से बोला था कि किसी भी मैथमेटिकल थ्योरम का यूजुअल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ फिर समथिंग समथिंग फिर देन फिर समथिंग समथिंग। तो इफ़ और देन के बीच में तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस थ्योरम की कि ये अगर सेटिस्फाई हो जाए। देन के बाद में हमारा असर्शन होता है कि हम ये बोलते हैं कि अच्छा अगर ये चीज़ सही है तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि फंक्शन नॉन नेगेटिव है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस है, मतलब कोई ब्रेक नहीं है, और इंटीग्रल जीरो है। अगर ये सब हो जाए तो फिर हम क्या बोल देंगे कि एफ एक्स जीरो होगा फिर तो हमेशा। देन एफ एक्स बराबर जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो ए से बी तक फिर हमेशा एफ एक्स जीरो रहेगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरम्स होगी टू स्टार्ट विद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज़ जो हमने बोला ना कि इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें मैनिपुलेशन में हेल्प कर सकता है, और कहीं कहीं वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो अब हम उस तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी 1, ये तो बहुत सिंपल है। ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है, ठीक है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ बी से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, लिमिट्स को पलट दें तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो ये जी बी माइनस जी ए लिखा है, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स तो एफ एक्स ही तो यहाँ पे लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन भी जी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जी ए माइनस जी बी हो गया, तो जी ए माइनस जी बी के आगे माइनस लगा दिया तो वो वापस जी बी माइनस जी ए हो गया, तो दोनों तरफ से जी बी माइनस जी ए हो गया। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है कि ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और फिर हमने क्या किया, एक्स की जगह ए रख दिया और एक्स की जगह बी रख दिया। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमने इवैल्यूएशन किया तो उसमें एक्स नाम की चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि एक बार हमने एक्स की जगह ए रख दिया, फिर हमने एक्स की जगह बी रख दिया, तो एक्स ख़त्म। अब तुम इसको एक्स मान के करो या टी मान के करो। मान लिया मैंने लिख दिया एफ टी डी टी, ठीक है, तो भी वही बात है, मतलब जो इंटीग्रेशन एफ एक्स का आएगा डी एक्स के रेस्पेक्ट में, वही इंटीग्रेशन एफ टी का आएगा डी टी के रेस्पेक्ट में। बट ये ध्यान रखने वाले, ये टी ही है, दोनों जगह टी है, ऐसा नहीं कि यहाँ एफ टी लिख दिया यहाँ डी एक्स ही लिख दें, ऐसा नहीं, दोनों ही जगह टी आ गया।
तो वो जो इंटीग्रेशन करोगे तो सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, उसमें टी की जगह ए रखो या यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की जगह ए रखो, दोनों की बात है, तो ये दोनों इंटीग्रल बराबर हो। अच्छा, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें बेसिकली मैनिपुलेशन में हेल्प करेगा। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मान लिया ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स लिखा है वो इंटीग्रेट हो नहीं रहा और फिर हमने बी से ए लिखा तो वो इंटीग्रेट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ऑफकोर्स। ऐसे ही यहाँ पे कि एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है वो इंटीग्रेट हो नहीं रहा और हमने एफ एक्स को एफ टी लिख दिया तो वो इंटीग्रेट हो गया, ऐसा थोड़ा ना होगा। ये तो मैनिपुलेशन में यूज़ होगा। मैनिपुलेशन में यूज़ होगा मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लिया दो इंटीग्रल हैं, एक में लिमिट लिखा है 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, दूसरे में लिमिट लिखा है 0 से 1 और कुछ टी वी का एक्सप्रेशन लिखा है डी टी के साथ। तो हम क्या करेंगे, वो टी के एक्सप्रेशन को एक्स में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। ठीक है, एज सच एक्स की जगह टी लिखने से वो इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा, बट एक्स की जगह टी लिखने के बाद जो इंटीग्रल आया वो हो सकता है दूसरे इंटीग्रल के साथ मिलके फिर इंटीग्रेट हो जाए, वो अलग बात है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। ये तो हमने बेसिकली अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हमने अननोइंगली ऑलरेडी यूज़ भी कर लिया कि अगर हमने ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है तो हम उसको सी पे ब्रेक कर सकते हैं, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। ठीक है, अभी जैसे हमने एक 10x वाला इंटीग्रेशन था जिसमें 0 से पाई तक जा रही थी वैल्यू, तो हमने उसको π/2 पे ब्रेक कर दिया क्योंकि वो π/2 पे अनडिफाइंड था। तो इसलिए हमने π/2 पे ब्रेक करके दो क्वेश्चन बना लिए, फिर उन दोनों को इवैल्यूएट किया। ठीक है, ये तो एक बात होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो C है वो A और B के बीच में ही लाई करना मस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर C बाहर जा रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब A और B के इंटरवल के बाहर है C, देन ऑल्सो इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वैलिड है। बस ये दोनों इंटीग्रल डिफाइन होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिफाइन हो जाए ये अनडिफाइन हो जाए, अनडिफाइन नहीं होने चाहिए। डिफाइन अगर है तो C बीच में है या बाहर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर C may or may not lie between A and B, ये ठीक है। Also integral on right hand side must be डिफाइंड। ये जो दो इंटीग्रल हैं वो हमारा डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लिया फंक्शन एफ एक्स अनडिफाइन हो जाए ए पे, ठीक है, ए पे मान लिया फंक्शन एफ एक्स अनडिफाइन हो जाए तो वो चलता है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ए पे अगर अनडिफाइन हो जाए तो बस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये चलता है। बट ए से बी तक का जो इंटरवल है उसमें बीच में किसी एक पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए वो भी चलता है। हम उस पॉइंट पे इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे, दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे आगे। बट किसी इंटरवल में अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, फिर तो हम इंटीग्रल को अनडिफाइंड बोलेंगे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ln x को हम -1 से 2 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि -1 से 0 तक ln x डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इंटरवल में डिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन इंटरवल में अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे अगर अनडिफाइंड है तो वो चलेगा। तो मान लिया अगर मैं ln x की बजाय ln mod x ले लूँ, फिर इंटीग्रेशन हम निकालें -1 से 1, तो वो चल जाएगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 0 पे अनडिफाइंड तो आएगा, बट वो तो एक पॉइंट है, और मॉड लगाने से अब नेगेटिव वैल्यू पे भी कोई दिक्कत नहीं है लॉग को। तो ln mod x अगर हमने इंटीग्रेट किया -1 से 1, दैट विल डू, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमने ln x को इंटीग्रेट किया -1 से 1 तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। उस इंटीग्रल को हम अनडिफाइन बोलेंगे, क्योंकि -1 से 0 तक का जो इंटरवल है उस पूरे इंटरवल में ही फंक्शन डिफाइन है। और अगर हमारे दिमाग में ये बात आए कि चलो जहाँ अनडिफाइन है वहाँ छोड़ देते हैं, -1 से 1 में -1 से 0 तक तो अनडिफाइन है तो वहाँ छोड़ दिया, तो अगर -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है तो हम 0 से 1 तक कर लेते हैं,
दैट इज़ नॉट डन, ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड। ये जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखा है कि ए से बी तक को इंटीग्रेट करने के लिए ए से सी तक किया, फिर सी से बी तक किया, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कब करेंगे? P3 can be used to integrate functions which are discontinuous or undefined between x is equals to a and x is equals to b, ठीक है, और the functions which changes their definitions in the interval of integration, which changes their definitions in the interval of integration। सही है। तो जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 4 तक, और मान लिया साइन मॉड x माइनस 1 dx ये लिखा है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए x 1 से बड़ा है या छोटा है। तो जो dx में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो तो 0 से 4 तक जाएगा, तो अगर ये वाला x 0 से 4 तक जा रहा है तो x 1 से बड़ा भी है एंड छोटा भी है, कुछ इंटरवल में बड़ा है कुछ छोटा है, ठीक है। तो जैसे 0 से 4 तक हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 1 1 पे ब्रेक कर लिया, तो 0 से 1 और 1 से 4 कर दिया। 0 से 1 में क्या होगा, इसमें अगर x है तो x छोटा है 1 बड़ा है, तब तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। और 1 से 4 में क्या होगा, अगर x यहाँ पे है तो 1 छोटा हो गया, x बड़ा हो गया, तो अगर x बड़ा है तो x माइनस 1 के मॉड में कैसे ओपन होगा, x माइनस 1 की तरह ही ओपन होगा dx। अब इंटीग्रेट कर लिया, साइन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस 1 माइनस एक्स, माइनस कॉस 1 माइनस एक्स, बट फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स से भी डिवाइड करेंगे तो एक माइनस 1 और आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेसिकली 0 से 1, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 1 से 4, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 रखने पे कॉस 0 1 हो गया, माइनस 0 रखने पे कॉस 1 हो गया, प्लस इस माइनस से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पलट दिया, तो पहले 1 रख दिया फिर 4 रख दिया, तो cos 3, तो दिस इज 2 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 3, ये आंसर हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हम लिमिट ब्रेक करके कर सकते हैं। मान लिया एक और एग्जांपल, 0 से π/2 मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स dx, या 0 से चलो पाई कर देते हैं। सॉल्यूशन, अब ये फंक्शन का क्वेश्चन है। इफेक्टिवली मैक्सिमम वाला फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया और कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया,
ये π/4 हो गया, 0 y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, तो जो भी इस तरह का फंक्शन आता है कि मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, तो ये हम कैसे करते हैं? जो भी मैक्सिमम का मतलब ऊपर, तो 0 से पाई तक ही, मतलब दिस इज द आर इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाहर तो हमें देखना ही नहीं है। इस इंटरवल में ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, तो ऊपर कौन है? यहाँ पे कॉस है यहाँ तक, उसके बाद कॉस नीचे चला गया, साइन ऊपर आ गया ये, और हमें तो पाई तक जाना है, तो पाई तक साइन ही ऊपर रहा, तो ये हो गया हमारा। तो जो ये फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन f(x) मान लिया, तो f(x) का डायग्राम ऐसे आएगा, पहले ये और फिर ये 0 से पाई के बीच में। तो उसका मतलब क्या है कि पहले तो ये कितना हो गया, पहले ये हो गया cos x, अगर x 0 से π/4 तक है तो फिर ये हो जाएगा sin x, अगर x π/4 से पाई तक है। ठीक है, π/4 में क्लोज ओपन कहीं पे भी लगा सकते हो, ये पॉइंट तो दोनों ही शेयर कर रहा है, साइन का ग्राफ भी कॉस का ग्राफ भी, तो π/4 पे कहीं पे भी क्लोज लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो हमें इंटीग्रेशन करना है उसमें बेसिकली दिस इज द फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन का जो डेफिनीशन है वो पहले कुछ टाइम तक के लिए तो cos x है, 0 से पाई इंटरवल की बात करें, उसके बाहर तो उसकी बाहर की दुनिया से हमें मतलब ही नहीं। तो 0 से π/4 तक तो cos x है, उसके बाद sin x है। तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से π/4 तक तो हमने लिख लिया cos x dx, फिर π/4 से पाई तक हमने लिख लिया sin x dx, ये हो गया। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x फ्रॉम 0 से π/4 प्लस sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x फ्रॉम π/4 से पाई। ये आंसर आ गया। sin π/4 1/√2, sin 0 0 प्लस cos पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो 1/√2 1/√2 2/√2 विच इज √2 प्लस 1। दिस विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल 2। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके मान लिया 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x dx, ये है। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, ये सब हमें हटाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे हम इंटीग्रेशन करने के लिए। कहाँ पे हटाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनीशन कहाँ पे चेंज करता है? इंटीजर्स पे। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे फिर क्या बोलेंगे कि 0 और 2 के बीच में 1 इंटीजर है तो 1 पे ब्रेक कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनीशन कहाँ पे चेंज करेगा? इंटीजर्स पे, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट में इंटीजर आ रहा है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट x है तो फिर जहाँ पे x इंटीजर होगा वहाँ पे चेंज करेगा। बट यहाँ तो आर्ग्यूमेंट में x थोड़ा है, यहाँ तो आर्ग्यूमेंट में √x है। ठीक है, तो अच्छा, इसको फिर हम क्या लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं थोड़ा जल्दी। तो हमें कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा? जहाँ पे भी √x i के बराबर होगा वहाँ हम ब्रेक करेंगे। x की ऐसी, देखो 0 से 12 जो है वो तो x की ही वैल्यू है, वो तो इस dx के हिसाब से, यहाँ पे चाहे फंक्शन कुछ भी हो, अगर यहाँ dx लिखा है तो ये x की ही वैल्यू है। बट इस फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर लिखा है वो x नहीं लिखा है, वो √x लिखा है। तो जब वो वाला √x इंटीजर होगा तब दिक्कत होगी। तो √x बराबर इंटीजर का मतलब क्या है कि x बराबर जब भी इंटीजर का स्क्वायर होगा।
तो 0 और 12 के बीच में इंटीजर का स्क्वायर कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 4, 9, बस ये परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। तो इन्हीं पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करना पड़ेगा मतलब 0 से 1, फिर 1 से 4, फिर 4 से 9, फिर 9 से 16 नहीं होगा क्योंकि 12 तक ही जाना है, दिस। तो dx 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 dx, ये जो 1 से 4 तक है किसकी वैल्यू है? ये है x की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे x 1 से 4 तक जाए तो उसका स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से 2 तक। तो ये जो रूट x है वो 1 से 2 तक जा रहा है। अब 1 से लेकर 2 तक किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे वो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट पे वैल्यू 2 आएगा, बट हम एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं। एक पॉइंट को हम इसलिए छोड़ सकते हैं कि एक पॉइंट के नीचे एरिया क्या होगा? 0। तो अगर 1 लगातार वैल्यू आ रहा है, फिर सडनली x बराबर 4 पे वो वैल्यू 2 हो गया, तो उस एक पॉइंट से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर x मानिए 4 से 9 तक जा रहा है तो रूट x 2 से 3 तक जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 2 आएगा, तो इसलिए 2 लिखा। बस ये 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन x 1 से लेके 4 तक, इसका इंटीग्रेशन 2x 4 से लेके 9 तक, 3x 9 से लेके 12 तक। तो दिस विल बी 0 + 4 - 1 + 2 × 9 - 4 + 3 × 12 - 9। तो 12 × 3 कितना हो गया? 36। 2 9 3 9 तो -9, 2 4 1 4 तो -4 -1, तो 9 4 13 और 1 14, और आंसर कितना आ जाएगा? 22। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा।